तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंक्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स में। और अभी तक हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जो पीपीएससी 02 2017 के जो इंटरव्यूज चल रहे हैं 22 फरवरी से स्टार्ट हुए थे। उसमें अभी तक हम लोगों ने हाईवे इंजीनियरिंग के और आरसीसी के सर्वेइंग के क्वेश्चन अभी तक जितने पूछे गए हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। जो बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया है, जो क्वेश्चंस बताए हैं उन्होंने मुझे, उनके बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बताए हैं और आप लोग इन वीडियोस के जो क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो और उनके आंसर किस तरह करना है वो भी आप देख सकते हो। तो अभी इस हम वीडियो में बात करेंगे कि जो क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स देने के तरीकों को टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज हम कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने हाईवे कंप्लीट कर लिया, अभी तक के क्वेश्चंस हाईवे के हो गए हमारे। देन सर्वेइंग के हमने क्वेश्चन खत्म कर लिए और हमने आरसीसी के क्वेश्चंस खत्म कर लिए। ठीक है, 3 सब्जेक्ट के हमने क्वेश्चन खत्म कर लिए। इस वीडियो में इन दिस वीडियो we will be discussing our strength of material questions and structural analysis questions। हम इन 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और जो क्वेश्चंस मेरे पास हैं, जितने क्वेश्चंस मेरे पास हैं जो कि पैनल ने पूछे थे, उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि क्या-क्या पैनल ने क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो मेरे पास क्वेश्चंस हैं, एक पूछा था स्ट्रेस टेंसर के बारे में। व्हाट इज स्ट्रेस टेंसर? व्हाट इज स्ट्रेस टेंसर? ठीक है, स्ट्रेस टेंसर इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस टेंसर, आपका जो स्ट्रेस होता है वो टेंसर क्वांटिटी होती है। स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी, सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी होती है। इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। क्योंकि स्ट्रेस आपका वेक्टर क्वांटिटी इसलिए नहीं होती क्योंकि इसका जो आपका रिजल्टेंट होता है वो आपका पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से नहीं मिलता है, वेक्टर एडिशन से नहीं मिलता है इसका रिजल्टेंट। इसीलिए स्ट्रेस वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, स्ट्रेस इज ऑलवेज अ सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूछते हैं तो कि स्ट्रेस टेंसर को आप रिप्रेजेंट करो, 3D मैट्रिक्स बताइए। 3D मैट्रिक्स किस तरह बनती है आपकी स्ट्रेस टेंसर की? तो स्ट्रेस टेंसर की आप 3D मैट्रिक्स आप बना सकते हो। नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं सिग्मा एक्स एक्स, यहाँ पे सिग्मा वाई वाई आता है, यहाँ पे सिग्मा जेड जेड आता है डायगोनल में, और आपके सीधे रो वाइज टाउ एक्स वाई प्लेन में टाउ एक्स जेड। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा टाउ वाई एक्स, ये सिग्मा वाई वाई हो गया, टाउ वाई जेड। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा टाउ जेड एक्स, टाउ जेड जेड वाई, ये सिग्मा जेड जेड। So this is the 3D stress matrix and stress is always a tensor quantity. Okay, so you have to remember this question। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस ना ही स्केलर क्वांटिटी होती है ना ही वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्ट्रेस हमेशा सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसका जो स्ट्रेस का वेक्टर एडिशन में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट नहीं मिलता है। इट्स रिजल्टेंट कैन नॉट बी फाउंड by parallelogram law of vector addition, that's why it is a second order tensor quantity, वेक्टर नहीं होती है। ठीक है, और क्वेश्चन जो मेरे पास पूछे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, आपका पूछा गया था कि हाउ मेनी स्ट्रेस कंपोनेंट्स आर देयर इन 2D कंडीशंस। 2D कंडीशंस 2D कंडीशंस में कितने, हाउ मेनी स्ट्रेस कंपोनेंट्स अवेलेबल होंगे, स्ट्रेस कंपोनेंट्स अवेलेबल होंगे। और हमारे को पता है स्ट्रेस कंपोनेंट 2D की बात कर रहा है, मतलब एक्स और जी डायरेक्शन की बात कर रहा है ओनली, दिस इज एक्स डायरेक्शन और दिस इज और वाई डायरेक्शन, एक्स और वाई डायरेक्शन की बात कर रहा है। 3D होता तो आपका जेड डायरेक्शन भी आ जाता। तो आपको 2D और इसमें आपको पता है कि कौन कौन से स्ट्रेस कंपोनेंट्स होंगे। तो आपको पता है 4 स्ट्रेस एलिमेंट्स होंगे, बेसिकली 4 स्ट्रेस एलिमेंट्स होंगे एक्स और वाई में। स्ट्रेस एलिमेंट्स तो आपका हो गया सिग्मा एक्स एक्स, एक हो गया आपका सिग्मा वाई वाई, एक आपका हो गया टाउ एक्स वाई, एक आपका हो गया टाउ वाई एक्स। ओके, क्योंकि एक्स और वाई दो ही 2D की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो बट आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस इक्वल होते हैं, मतलब टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स होता है, तो इसको हम एक ही कंसिडर कर सकते हैं। सो हमारे पास 3 स्ट्रेस एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं 2D में, एक सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई और टाउ एक्स वाई या फिर टाउ वाई एक्स। तो देयर आर 3 स्ट्रेस एलिमेंट्स अवेलेबल। तो ये आप आंसर कर सकते हो 3D कंडीशंस में आपका हाउ मेनी स्ट्रेस कंपोनेंट्स, 3 स्ट्रेस एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं।
यहीं अगर आपका 3D में पूछ लिया होता तो 3D में आपको कितने हो जाते अवेलेबल, 9 हो जाते। 9 कैसे कैसे होते, 3 तो आपके नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट होते, नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स, और 6 हो जाते हैं आपके शियर स्ट्रेस कंपोनेंट्स, शियर स्ट्रेस कंपोनेंट्स। ठीक है, 3 और 6 हो गए टोटल 9। अब ये आपके 3 नॉर्मल स्ट्रेस कौन से हैं, अभी हमने देखे थे, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड। ठीक है, सिमिलरली 6 शियर स्ट्रेस कंपोनेंट्स कौन से हो जाएंगे, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, सिमिलरली टाउ वाई एक्स, टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स, टाउ एक्स वाई। ठीक है, जो भी है आपका टाउ जेड वाई। तो यहाँ पे भी आपका टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स हो सकता है। ठीक है, टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, तो इसको हम एक ही कंसिडर करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस है। तो सिमिलरली टाउ एक्स जेड इज इक्वल टू टाउ जेड एक्स, ये भी एक हो गया, टाउ वाई जेड इज इक्वल टू टाउ जेड वाई, ये भी एक हो गया। तो 1 2 3 ये हो गए, 4 5 6 ये हो गए। तो टोटल आपके पास कितने अवेलेबल होगा, ओनली 3 तो ये हो गए, 1 2 3, और इनमें भी कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस को एक कंसिडर करेंगे तो 3 ये हो गए, तो 3 और 3 6। तो टोटल हो गए आपके 6 स्ट्रेस एलिमेंट्स। 3D के लिए पूछ सकता है, 2D के लिए मुझे क्वेश्चन बताया बच्चे ने, 2D के लिए पूछा था, 2D कंडीशंस, हाउ मेनी स्ट्रेस कंपोनेंट्स फॉर 2D, तो आपको बता सकते हो। और 3D के लिए कितना हो जाएगा, 3D के लिए आपका हो जाएगा 6 स्ट्रेस कंपोनेंट्स। ठीक है, 6 स्ट्रेस कंपोनेंट्स इन केस ऑफ 3D, 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशनल में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। देन उसके बाद आपसे और सोम की क्वेश्चंस में मुझसे मुझे बताए गए हैं। ये पूछा गया था परमानेंट सेट क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परमानेंट सेट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। परमानेंट सेट आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भी रेसिडुअल एलोंगेशन होता है किसी भी बार का, आफ्टर दैट द बार हैज बीन लोडेड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट एंड देन अनलोडेड। ठीक है, तो आपका जो भी कोई बार है, आपने ये आपने यहाँ से स्ट्रेच करी, यहाँ से आपने टेंसाइल स्ट्रेस या लगाया, टेंसाइल फोर्स लगाया, और जितना एक आपका इलास्टिक लिमिट के बाद अगर आप देखते हो तो एक रेसिडुअल एलोंगेशन होता है। ठीक है, रेसिडुअल एलोंगेशन ऑफ बार आफ्टर द बार हैज बीन लोडेड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। एक इलास्टिक लिमिट के बाद किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर अनलोड किया तो आपका एक पॉइंट के बाद वहां पे एक परमानेंट सेट हो जाएगा, वो रिकवरी नहीं होगी, उसको आप बोलते हो परमानेंट सेट। तो आप बोल सकते हो सर, परमानेंट सेट इज डिफाइंड एज द रेसिडुअल एलोंगेशन ऑफ द बार, इट इज नथिंग बट इट इज द रेसिडुअल एलोंगेशन, रेसिडुअल एलोंगेशन of the bar after the bar has been loaded, after the bar has been loaded beyond elastic limit, इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड अगर आप उसको लोड कर दोगे तो वहां पे आपका परमानेंट सेट आ जाएगा। एंड देन अनलोडेड, फिर देन उसको आप अनलोडेड कर दोगे तो जो भी आपका सेट होगा वो परमानेंट सेट होगा। देन अनलोडेड, इट इज नोन एज परमानेंट सेट। ठीक है, देन एक क्वेश्चन भी पूछा था आपका, एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड्योरेंस लिमिट, एंड्योरेंस लिमिट बच्चे ने बताया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में से एंड्योरेंस लिमिट पूछा था। एंड्योरेंस लिमिट हमारे को पता है वो स्ट्रेस लेवल होता है जिसमें इवन लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल में आपका कोई फटीग फेलियर नहीं होता। तो इट इज द स्ट्रेस लेवल, इट इज द स्ट्रेस लेवल below which even large number of stress cycles cannot produce fatigue failure मतलब एक ऐसा स्ट्रेस लेवल है जिसके नीचे कोई भी लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स, अगर आपने जितना भी स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेस साइकिल रिपीटेटिव लगाया, तब भी वो उसमें फटीग फेलियर नहीं होगा। तो इट इज दैट स्ट्रेस लेवल। सो दिस इज नोन एज एंड्योरेंस लिमिट, दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल। ओके, आप भी पढ़ सकते हो उसको, एंड्योरेंस लिमिट को पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे को मिला है वो बताया है टाइप्स ऑफ फेलियर इन टॉर्जन टेस्ट में। टाइप्स ऑफ फेलियर के बारे में बात करी थी उन्होंने, टाइप्स ऑफ फेलियर इन टॉर्जन टेस्ट। टॉर्जन टेस्ट में बात करी थी कि टॉर्जन टेस्ट में जो फेलियर होता है वो किस किस तरह होता है। आपको पता है कि भाई टेंशन टेस्ट में फेलियर पूछ सकते हैं, अभी अभी टॉर्जन में पूछा तो टेंशन टेस्ट में फेलियर पूछ सकते हैं। तो टेंशन टेस्ट में आपका फेलियर कैसे होता है,
टेंशन टेस्ट में या तो आपका फेलियर होगा, ब्रिटल फेलियर होता है। ब्रिटल फेलियर जो भी होंगे, ब्रिटल मटेरियल जो होंगे आपके, ब्रिटल मटेरियल वो फेल किस में होते हैं? ब्रिटल मटेरियल टेंशन टेस्ट में फेल होता है 90 डिग्री पे, ठीक है। सिमिलरली आपका जो डक्टाइल मटेरियल होता है, डक्टाइल मटेरियल जो आपका होता है वो टेंशन टेस्ट में फेल होते हैं 45 डिग्री पे, कप एंड कोन फेलियर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्रिटल मटेरियल टेंशन टेस्ट में तो आपका 90 डिग्री पे फेल होता है, और आपका टेंशन टेस्ट में डक्टाइल मटेरियल जो होता है वो 45 डिग्री पे फेल होता है। बट अगर आपका टॉर्शन टेस्ट पूछा है तो टॉर्शन टेस्ट में जो आपका ब्रिटल मटेरियल फेल होता है, ब्रिटल मटेरियल फेल होता है वो आपका होता है 45 डिग्री पे। कितने पे? 45 डिग्री पे। सिमिलरली आपका जो डक्टाइल मटेरियल फेल होते हैं टॉर्जन टेस्ट में, डक्टाइल मटेरियल जो फेल होते हैं होता है 90 डिग्री पे, ओके। क्योंकि ब्रिटल मटेरियल फेल होते हैं क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से, जो कि नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे होते हैं? 45 डिग्री पे टू द एक्सिस, ठीक है। तो इस वजह से टॉर्जन की केस में, ठीक है। तो इस वजह से, और डक्टाइल मटेरियल जो फेल होते हैं, ये डक्टाइल मटेरियल किसकी वजह से फेल होते हैं? शेयर की वजह से। डक्टाइल में शेयर की वजह से फेल होते हैं, इन विच और टेंशन में अकर्स होता है 90 डिग्री, ठीक है। टेंशन में आपका जो डक्टाइल मटेरियल फेल होता है वो 90 डिग्री पे होता है, ये जो आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ फेलियर इन टेंशन टेस्ट और या फिर टॉर्शन टेस्ट। तो यहाँ से ये पूछ लिया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद आपसे पूछा गया था व्हाट आर द फोर्सेस विच कॉजेज द डिफ्लेक्शंस, ओके। कौन कौन से फोर्सेस होते हैं जो कि डिफ्लेक्शन कॉज करते हैं? व्हाट आर द फोर्सेस that causes deflection। तो डिफ्लेक्शन के क्या क्या फोर्सेस हो सकते हैं आपको पता है? नॉर्मल फोर्स हो सकता है, shear फोर्स हो सकता है, टॉर्जन हो सकता है, मोमेंट हो सकता है, मतलब बेंडिंग मोमेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके फोर्सेस हो गए, नॉर्मल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, shear फोर्स। एक और क्वेश्चन पूछा गया था बेंडिंग मोमेंट से, तो बेंडिंग मोमेंट होता है क्या? व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट? सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? Bending moment is nothing but it at any section or at a section, it is the resultant moment at the section due to all the transverse forces, ठीक है। ये कोई सेक्शन है, इस सेक्शन पे जो भी आपके फोर्सेस लग रहे हैं, अप एंड डाउन जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, उन इस सेक्शन पे ट्रांसवर्स फोर्सेस, दीज आर द ट्रांसवर्स फोर्सेस, इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होती है और रिजल्टेंट वैल्यू होती है, रिजल्टेंट मोमेंट होता है। तो बेंडिंग मोमेंट इज नथिंग, इट इज द रिजल्टेंट मोमेंट, रिजल्टेंट मोमेंट एट द सेक्शन, किसी भी सेक्शन पे एट द सेक्शन किसकी वजह से होता है? ये ट्रांसवर्स फोर्स की वजह से, ड्यू टू ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेस, ओके, ड्यू टू ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेस, या तो आइदर फ्रॉम द लेफ्ट, या तो लेफ्ट से या फिर राइट से, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, आइदर फ्रॉम left or from or right of the section, so it is known as bending moment, okay। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। और मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज में टफनेस भी बता रहे थे बच्चे की, टफनेस क्या होती है? तो टफनेस आपको पता होना चाहिए। टफनेस मतलब एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मैकेनिकल एनर्जी अप टू फ्रैक्चर और अप टू फेलियर। सो इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, किसी भी चीज की मटेरियल की एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की क्या एबिलिटी होगी? to absorb mechanical energy, to absorb mechanical energy कब तक? अप टू फेलियर, फेलियर जब तक नहीं हो जाता, तो कितना मटेरियल एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को, वही आपकी होती है टफनेस, ठीक है। तो टफनेस मतलब आप इसको एक सरल भाषा में भी कह सकते हैं, एबिलिटी टू रेजिस्ट फ्रैक्चर। तो टू रेजिस्ट फ्रैक्चर, फ्रैक्चर को रेजिस्ट कर रहा है अगर वो मटेरियल टफ है, ठीक है। हार्डनेस क्या होता है इसका? अगर हार्डनेस पूछ सकते हैं आपसे, हार्डनेस आपका होता है एबिलिटी टू रेजिस्ट स्क्रैच और एब्रेशन। तो टू रेजिस्ट स्क्रैच, एबिलिटी टू रेजिस्ट स्क्रैच और एब्रेशन, दिस इज हार्डनेस, ओके। हार्डनेस भी पूछ सकता है आपसे। और भी मटेरियल की प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे टेनेसिटी, टेनेसिटी पूछ सकते हैं। टेनेसिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर व्हेन अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड, सो इट इज नोन एज टेनेसिटी। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर आपसे टफनेस पूछा जा रहा है, हार्डनेस पूछा जा रहा है, तो टेनेसिटी भी पूछ सकते हैं,
एंड्योरेंस लिमिट अगर पूछी जा रही है तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर व्हेन द एक्शन ऑफ अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड. ओके, so this is to resist fracture to resist fracture when under the action of tensile load. इट इज द टेनेसिटी. ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस कुछ प्रॉपर्टीज में से पूछे गए हैं. एंड उसके बाद और इम्पोर्टेंट पूछा गया है जो आपका कॉन्जुगेट बीम मेथड में से, डिफ्लेक्शन में से बोला है बच्चों ने. कॉन्जुगेट बीम मेथड इसलिए यूज करते हैं. कॉन्जुगेट बीम मेथड आपको पता है स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के काम आता है. इट इज यूज टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट. ओके, जो भी आपकी गिवन बीम है उसमें आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है. तो आप क्या करते हो, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हो. और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही क्या होता है, आपका लोडिंग डायग्राम होता है. जो लोडिंग डायग्राम होता है उसको EI से डिवाइड कर देते हो. EI से डिवाइड कर देते हो, डिवाइडेड बाई EI, वो आपका लोडिंग डायग्राम बन जाता है. और उस लोडिंग डायग्राम बेंड M अपॉन EI डायग्राम में, M अपॉन EI डायग्राम में जिस भी पॉइंट पे स्लोप निकालना होता है, जिस भी पॉइंट पे स्लोप निकालना होता है वहां पे आप क्या करते हो, शियर फोर्स की वैल्यू निकाल देते हो कॉन्जुगेट बीम में. तो आपका स्लोप मिल जाता है गिवन बीम में. सिमिलरली अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है जिस भी पॉइंट पे गिवन बीम में, वहां पे आप बेंडिंग मोमेंट निकाल दोगे कॉन्जुगेट बीम में. तो ये आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालोगे कॉन्जुगेट बीम के अंदर. तो ये आपका होता है कॉन्जुगेट बीम मेथड के कॉन्सेप्ट. तो कॉन्जुगेट बीम मेथड में मोर्स थ्योरम भी नाम देते हैं इसको, मोर्स थ्योरम. सो मोर्स थ्योरम 1 क्या होती है और मोर्स थ्योरम 2 क्या होती है, इस नाम से भी पूछ सकते हैं अगर आपसे. तो मोर्स थ्योरम 1 होती है आपकी कि किसी भी गिवन बीम में अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप वो शियर फोर्स के बराबर होगी कॉन्जुगेट बीम में. तो स्लोप इन गिवन बीम is equal to shear force in conjugate beam. This is Moore's theorem 1. Moore's theorem 2 क्या होती है, किसी भी गिवन बीम में डिफ्लेक्शन निकालना है तो वो आपका गिवन बीम में और जो आपका बीम होगी उसमें बेंडिंग मोमेंट के इक्वल होती है. दिस इज मोर्स थ्योरम 2. तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, वो आप कर सकते हो कवर. और ये कि पूछा जा सकता है मोर्स थ्योरम 1 और मोर्स थ्योरम 2 में. ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट बीम मेथड हो गया. कॉन्जुगेट बीम मेथड से पूछ लेते हैं कई बार. एंड उसके बाद आपसे और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बारे में पूछा गया था. स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मतलब आपके कोई आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है. और सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब एक साइड हिंज होगा, एक साइड रोलर होगा, उस पे सेंटर पे पॉइंट लोड लगा हुआ है P. तो आपको डिफ्लेक्शन बताना है सेंटर पे क्या होगा. तो आपको पता है डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है सेंटर पे, वो कितना होता है PLQ अपॉन 48 EI. ओके, EI इज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी. ये आपका डिफ्लेक्शन हो गया सेंटर पे, C पॉइंट अगर मैं इसकी बात करता हूँ. ठीक है, तो आपसे स्लोप पूछ सकते हैं, डिफ्लेक्शन पूछ सकते हैं. कैलकुलेट करने भी आना चाहिए आपको. यूनिट लोड मेथड से निकाल सकते हो और आपका कॉन्जुगेट बीम मेथड से निकाल सकते हो, एरिया मोमेंट थ्योरम से निकाल सकते हो. ठीक है, तो ये आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं. आपका सिंपली सपोर्टेड बीम का पूछा था बच्चों ने बताया. अब आपसे पूछ सकते हैं फिक्स्ड बीम का, पूछ सकते हैं उस पर यूटीएल लगा सकते हैं, या फिर आपका कैंटिलीवर बीम पूछ सकते हैं. कैंटिलीवर बीम पे आप पॉइंट लोड लगाए फ्री एंड पे भी, तो आपका डिफ्लेक्शन बताइए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है, PLQ अपॉन 3EI होता है. ठीक है, तो इस तरह आपको डिफ्लेक्शन के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पता होने चाहिए. ठीक है, कोई यूडी सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर अगर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट हो रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर, तो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी होगा सेंटर पे ही. कितना होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर पे, वो होता है आपका 5/384 WL टू द पावर 4 अपॉन EI. सो दिस इज द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर. तो यहाँ से आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आप पढ़ सकते हो. दीज आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स. ठीक है, ये आपको निकालने भी आने चाहिए डिफ्लेक्शन के तरीके से. और आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपके मैं बता देता हूँ. हाँ, रिलेशन बिटवीन स्टिफनेस एंड रिजिडिटी. so this is also one of the important question. relation between stiffness and rigidity.
रिजिडिटी और स्टिफनेस में क्या रिलेशन होता है? तो आपको पता है स्टिफनेस इज इक्वल टू रिजिडिटी अपॉन लेंथ होती है। So this is the relation between stiffness and stiffness and rigidity. Okay. और आपसे थ्योरम्स भी पूछ लेते हैं। एक बच्चा बता रहा था कि थ्योरम्स भी पूछे था मुझसे, कास्टिग्लियानोस थ्योरम, कास्टिग्लियानोस थ्योरम, कास्टिग्लियानोस थ्योरम आपका क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव होता है टोटल स्ट्रेन एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू द डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू लोड मिल जाता है आपको। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डेल यू अपॉन डेल पी कर दोगे वहाँ से डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द कास्टिग्लियानोस थ्योरम। ठीक है, आप लिख सकते हो, बता सकते हो। एंड उसके बाद आपसे कॉन्जुगेट बीम मेथड मैंने बताया आपको, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। और सोम में उन्होंने पूछा था थ्योरीज ऑफ फेलियर के बारे में, थ्योरीज ऑफ फेलियर के बारे में पूछा है। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर में आपको पता है प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होती है, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन shear stress theory, principal strain theory, strain theory, so it is maximum principal stress theory, maximum principal strain theory, shear stress theory, maximum shear stress theory। ठीक है, shear stress theory और आपका मैक्सिमम shear strain एनर्जी थ्योरी भी होती है। तो यहाँ से आप इनको थ्योरीज ऑफ फेलियर को पढ़ सकते हो, एनर्जी थ्योरी। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे कई। स्ट्रेन रोजेट के बारे में पूछ सकते हैं अगर आपका अभी इंटरव्यू नहीं हुआ तो। स्ट्रेन रोजेट क्या होता है? स्ट्रेन रोजेट भी कई बार इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रेन रोजेट। तो स्ट्रेन रोजेट क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ 3 गेजेस। इसमें क्या होता है? ग्रुप होता है, 3 गेजेस होती हैं इसमें, 3 गेजेस। ठीक है, तो क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इनको इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, किसी पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज करते हैं, जिसमें कि क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेन हम 3 डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करते हैं, हम थ्री डिफरेंट डायरेक्शन में 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में हम क्या मेजर कर लेते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, स्ट्रेन की वैल्यू मेजर कर लेते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट। तो इसको आप बोलते हो स्ट्रेन रोजेट। इट इज यूज्ड टू फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ओके, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करने के काम आता है स्ट्रेन रोजेट। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये आपका सोम में इस तरह का क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये अभी तक। प्योर बेंडिंग क्या होती है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्योर बेंडिंग? प्योर बेंडिंग मतलब शेयर फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, शेयर फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो बेंडिंग ऑफ बीम अंडर कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग होती है बीम की, बेंडिंग ऑफ बीम under constant bending moment, under constant bending moment is called pure bending. This is the pure bending. Okay, तो ये आपसे पूछ सकते हैं, अभी तक ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आगे आने वाले एक, हाँ लास्ट क्वेश्चन एक और पूछा था इन्होंने कि अजम्पशंस बताइए यूलर्स थ्योरी के, यूलर्स थ्योरी, यूलर्स थ्योरी के अजम्पशंस बताइए। अजम्पशन यूलर्स थ्योरी आपको पता होना चाहिए, कॉलम्स में यूज़ करते हैं हम। ठीक है, लॉन्ग कॉलम में यूज़ करते हैं यूलर्स थ्योरी का। तो इट इज़ वैलिड फॉर लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड होता है। और इसमें आपका जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज़ यूनिफॉर्म एंड मटेरियल इज़ आइसोट्रोपिक। मटेरियल कैसा होता है, आइसोट्रोपिक होता है। ठीक है, और जो आपका लोडिंग होती है वो प्योरली एक्सियल होती है। तो लोडिंग इज प्योरली एक्सियल इन दिस केस। तो ये आपका क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब नाउ स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस। जो क्वेश्चन पूछे गए थे स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछा था डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ अननोन्स, टोटल नंबर ऑफ अननोन्स मतलब अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट्स, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट्स।
वही आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी से, डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को। तो जो भी आपके अनरिस्ट्रेंड कंपोनेंट होते हैं, अनरिस्ट्रेंड डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स, अनरिस्ट्रेंड डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं स्ट्रक्चर में, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपको पता है एग्जांपल, फिक्स सपोर्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आपको इस तरह रोलर सपोर्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 2 होगा, और आपको हिंज सपोर्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 1 होगा। जिस जिस डायरेक्शन में ज्वाइंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ से पूछा गया था, ऐसा पूछा था स्ट्रक्चरल एनालिसिस में कि फोर्स मेथड में कौन कौन से मेथड्स आते हैं फोर्स मेथड में। तो आपका यूनिट लोड मेथड, कास्टिग्लियानोस थ्योरम, थ्री मोमेंट थ्योरम, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, ये सब फोर्स मेथड है। स्ट्रेन एनर्जी मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड के नाम पूछे थे, 3 मेथड्स के नाम पूछे थे, आप बता सकते हो ये सारे मेथड्स। कॉन्जुगेट बीम मेथड, फोर्स मेथड का नाम पूछा था आपसे, अब पूछ सकता है स्टिफनेस मेथड के नाम। स्टिफनेस मेथड कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं स्टिफनेस मेथड पे बेस्ड होते हैं। तो आपको पता है MDM मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, कानीज मेथड, कानीज मेथड, ये आपका क्या होते हैं, एक और नाम होता है आपका स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड भी आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। स्टिफनेस मेथड को आप डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, तो यहाँ से पूछा था आपसे, आपसे पूछ सकते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर और जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, केबल्स और आर्चेस में क्या डिफरेंस होता है, केबल्स एंड आर्चेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, आप अपने आप ही पढ़ो केबल्स और आर्चेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आर्चेस आपके कैसे रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं, केबल्स आपकी फ्लेक्सिबल होती हैं। केबल्स के हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। केबल्स का शेप चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू लोड, बट आर्चेस आपके चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, और आपका एक कंपैरिजन भी पूछ सकता है कि आर्चेस एज कम्पेयर टू बीम्स कौन से स्ट्रक्चर हम प्रेफर करते हैं आर्चेस में। सिंस आर्चेस में आपके बेंडिंग मोमेंट क्या होते हैं, काफ़ी रिड्यूस होते हैं, बेंडिंग मोमेंट इज रिड्यूस्ड इन आर्चेस, है ना, रिड्यूस्ड होते हैं इन आर्चेस में। तो इस वजह से लॉन्ग स्पान स्ट्रक्चर के काम आता है आर्चेस। लॉन्ग स्पान स्ट्रक्चर्स में हम यूज़ कर सकते हैं, ब्रिजेस में यूज़ करते हैं, बट इसको हम नॉर्मल रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर में, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में नहीं यूज़ करते हैं। रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर में क्योंकि इसका जो हाइट होती है राइज, जो आपका हाइट होता है वो काफ़ी ज़्यादा, आपका जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट अगर हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग में मानते हैं तो जनरली वो हमारा हो नहीं पाएगा। ठीक है, आपका फ्लोर टू फ्लोर हाइट हमारा जो रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर में जो होता है वो आर्चेस हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका हाइट कंस्ट्रेंट आ जाएगा इस केस में। ठीक है, हाइट कंस्ट्रेंट आ जाएगा। तो ये आपसे पूछा गया था। और स्ट्रक्चरल एनालिसिस में और 2-3 क्वेश्चंस और पूछे गए हैं कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में, तो डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस बताइए। तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स आपको पता है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपका इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन से आपके सॉल्व हो जाते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से वो क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर जो होते हैं वो जो कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस से एनालाइज सॉल्व नहीं हो पाते हैं, उनको हम बोलते हैं। इसके लिए हमारे को एडिशनल कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशंस फॉर्म करनी पड़ती है to analyze the structure। additional compatibility conditions को हमारे को क्या करना पड़ता है, फॉर्म करना पड़ता है, कंडीशंस फॉर्म करनी पड़ती हैं टू एनालाइज द स्ट्रक्चर, उसको आप बोलते हो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ अब आपका स्टैटिक इनडिटरमिनेसी
मैं आपका जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी DS होता है, ठीक है, DS और DK। तो DS आपको स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एक बच्चा बता भी रहा था कि आपको निकालने के लिए दे दिया था, फ्रेम दे दिया था, ठीक है, फ्रेम दिया हुआ था। तो फ्रेम आपका कॉलम्स और बीम से कंप्राइज होता है, इस तरह का फ्रेम था। तो यहाँ पे आपका इंटरनल हिंज भी बना हुआ है, इंटरनल हिंज भी बना हुआ है। तो आपसे DS पूछता है, DS आपको पता होना चाहिए किस तरह निकालते हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। DS इज इक्वल टू क्या होता है आपका 3m प्लस RE माइनस 3J माइनस RR। ओके, ये आपका फ्रेम्स के कंप्लीट DS हो सकता है। DSE निकालना होगा अगर आपको, तो DSE निकालने के लिए आप RE माइनस R कर सकते हो। RE क्या होती है? एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस, एक्सटर्नल सपोर्ट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। और R होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन, और जो सॉरी आपका जो कंडीशंस होती है अवेलेबल, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस 3 होती हैं 2D के केस में, और 6 होती हैं 3D के केस में। क्लियर? तो यहाँ से आपका सपोर्ट रिएक्शंस है, सपोर्ट पे जो भी रिएक्शंस लगती हैं। और आपका फ्रेम्स के अगर आपको DSI निकालना है फ्रेम्स के केस में, तो 3C हो जाता है माइनस RR। 3C क्या होता है? 3C होता है नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप्स, नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप्स। और RR होता है आपका रिलीज रिएक्शंस, रिलीज्ड रिएक्शंस। RR का यूटिलाइजेशन जब आएगा जब आपका इंटरनल हिंज होगा। तो RR यहाँ पे इंटरनल हिंज है। अब RR मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट दिस हाइब्रिड जॉइंट। इस इंटरनल हिंज पे कितने मेंबर मीट कर रहे हैं? एक ये मेंबर मीट कर रहा है, एक ये वाला मेंबर मीट कर रहा है, तो दो मीट कर रहे हैं। तो इसका RR का फॉर्मूला हो जाएगा 2D के केस में समीशन ऑफ M डैश माइनस 1। तो M डैश मतलब दो मेंबर मीट कर रहे हैं, एक और दो, 2 माइनस 1 इज 1। तो RR की वैल्यू हो जाएगी 1 इस केस में। तो सी मतलब क्लोज लूप, मतलब एक लूप ये क्लोज है, एक लूप ये क्लोज है, तो दो है, ये ओपन है, तो आपके 2 हो गई वैल्यू। तो सी की वैल्यू 2 हो गई, तो 3 2 जा 6 माइनस RR इज 1। तो आपका DSI की वैल्यू इस तरह निकलती है, ठीक है। बीम्स के केस में आपका, बीम्स के केस में जो आपका DSI तो क्या होता है, वो इनडिटरमिनेट। जो आपका DSI वैल्यू क्या होती है, वो जीरो ही होती है, क्योंकि आपका वहाँ पर कोई भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं होता है। तो बीम्स के केस में जो आप DS निकालते हो, DSE प्लस DSI अगर मैं बात करता हूँ, तो DSI जीरो होता है, तो DS इज इक्वल टू DSE के इक्वल होता है। ट्रसेस में भी पूछ सकते हैं आपको, ट्रसेस में आपको DS पता होना चाहिए। ओवरऑल DS M प्लस RE माइनस 2J 2D के लिए, M प्लस RE माइनस 3J 3D के लिए। यहाँ से आपका DS निकल जाता है, ये आपका 2D के लिए, ये आपका 3D के लिए, ठीक है। डी के काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है, तो 3J माइनस RE माइनस M डबल डैश प्लस RR। नाउ डी के इज द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। जे होते हैं नंबर ऑफ जॉइंट्स, ऑल नंबर ऑफ जॉइंट्स, जितने भी जॉइंट्स होंगे उनको आप काउंट कर लोगे। एम डबल डैश क्या होते हैं? एम डबल डैश होते हैं नंबर ऑफ एक्सियली रिजिड मेंबर्स, जो भी मेंबर्स रिजिड होंगे, एक्सियली रिजिड मेंबर्स। तो रिजिड मेंबर जो भी होंगे उनको आप काउंट कर लोगे और एम डबल डैश की वैल्यू लिख दोगे। RR वैल्यू तो रिलीज रिएक्शन होती ही है, रिलीज रिएक्शन। रिलीज रिएक्शन कब निकलेगी? जब भी आपकी इंटरनल हिंज होगी, इंटरनल हिंज होता है अगर, इंटरनल हिंज कहाँ पे आएगा? जब भी आपका अगर दो हिंज है, तीन हिंज है, तो वहां से आप RR की वैल्यू निकाल दोगे समीशन ऑफ M डैश माइनस 1 करके, ठीक है। M डैश मतलब जो भी नंबर ऑफ मेंबर्स मीट कर रहे हैं इंटरनल हिंज पे, ओके। तो ये आपका होता है RR वैल्यू। यहाँ से आप DK भी निकाल सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे स्ट्रक्चर में, अभी तक मेरे पास जो क्वेश्चंस आए हैं, तो इनके बेसिस पे आप इनको कवर कर सकते हो। और अभी हम नेक्स्ट उसमें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से, वो क्वेश्चंस और देखेंगे। सो आई होप ये आपको वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब, थैंक यू।